Elastic after effect. So we know that on removing the deforming force from the elastic body, they regain their original configuration. Some elastic bodies regain their original configuration immediately, but a few others take some time to recover their original configuration. तो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, कुछ बॉडी तो तुरंत ही रिगेन कर लेते हैं अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और देयर आर सर्टेन बॉडीज जिनको टाइम लगता है रिगेन करने में, रिकवर करने में. दिस टेम्पररी डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉडी आफ्टर the removal of a deforming force is called elastic after effect. So regaining the original configuration by an elastic body. Okay. After removal of a deforming force is called elastic after effect. तो ये जो temporary delay है ना, इसको elastic after effect कहते हैं, जो time लगता है वापस अपना shape को regain करने में. So this is known as elastic after effect. ठीक है. Now, this elastic after effect is negligibly small for quartz and phosphor bronze. तो ये दोनों जो मटेरियल है, they regain their shape almost instantly, but very large for glass fiber. तो तुम glass fibers को generally जब इनको डिफॉर्म करोगे तो ये अपना रीगेन करने में, जो शेप को रीगेन करने में या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. So it is due to this reason that the suspension made from quartz or phosphor bronze are used in moving coil galvanometers. तो जनरली हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब बनाएंगे, तुम लोग पढ़ोगे अगले साल 12th क्लास में, तो वहां पे जो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो स्प्रिंग यूज करते हैं, वो स्प्रिंग अटैच रहता है हम लोगों के जो पॉइंटर है उसके साथ, ये स्प्रिंग कॉइल्ड रहता है. तो यहाँ पे जो स्प्रिंग का मटेरियल यूज करते हैं, क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. रीजन बीइंग कि जैसे ही करंट फ्लो करना बंद हो, ये तुरंत अपने पोजीशन पे जीरो पे वापस आ जाए, जो हमारा जीरो वाला पॉइंट है उस पे वापस आ जाए. सो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि हम लोग चाहते हैं कि वो तुरंत अपना शेप रीगेन कर ले, है ना, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस केस में हम लोग, उन केसेस में हम लोग बेसिकली फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज यूज करते हैं. क्लियर है बच्चों? ना तो ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट समझ में आ गया. और किसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम है दो ऑब्जेक्ट का, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज का, और किसका ज्यादा है, ग्लास फाइबर का ज्यादा है. ठीक है. तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता क्या है, पहले तो ये डेफिनेशन जानना है, और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किन बॉडीज का कम है और किन का ज्यादा है ये जानना है. ठीक है. Now elastic fatigue. So when an elastic body is subjected repeatedly to action of alternating deforming forces, its behavior corresponds to that of less elastic bodies. So जब ये elastic body, when it is subjected repeatedly to the action of alternating deforming forces, its behavior corresponds to that of a less elastic bodies. तो बेसिकली क्या है कि जब आप बार बार इसको कंप्रेस करते हो और इलोंगेट करते हो, बार बार ऐसा करते हो, तो थोड़ी देर बाद इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है. इसको इलास्टिक फैटिग कहते हैं. फ्यू एग्जांपल्स. Suppose we have two exactly identical wires A and B fixed to rigid support and carrying two similar discs at their free end. Let the disc attached to A be given repeated torsional vibrations about the wire for a few days, whereas the disc attached to B is kept at rest. Now let both the discs be given similar vibrations simultaneously. It is observed that the variations of B last longer, whereas that of A dies soon. क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी जो B की है वो रिटेन्ड रहती है, A की जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो गई. क्लियरली द वायर A मस्ट हैव बीन टायर्ड और फैटिग्ड because of its vibration prior to the vibration of B. आपने
रिपीटेड टॉर्जोनल वाइब्रेशन उसको फ्यू डेज के लिए देते रहे, और उसके वजह से जो ए का जो वाइब्रेशन, जब हम फिर बाद में जब दोनों को वाइब्रेट करते हैं, तो ए जो है, बिकॉज इट हैज it must have been tired or fatigued because of regular vibrations for few days. So that's why vibration of B lasts longer as compared to vibration of A. Hence, elastic fatigue is the property of an elastic body, by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming forces. तो जो repeated alternating deforming forces है, उनके एक्शन के वजह से जो इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की कम हो जाती है, सो दैट इज नोन एज इलास्टिक फैटिग. On stretching and releasing the rubber band again, elasticity is lost due to elastic fatigue. तो तुम ये नोटिस करोगे कि कोई रबर बैंड आप बार बार यूज करते हो, है ना, तो उसमें क्या है कि थोड़े दिन के बाद उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसका जो ग्रिप है, वो कम हो जाता है, because of the elastic fatigue. Now, applications of elasticity. So the metallic parts of the machinery are never subjected to a stress beyond elastic limit. Otherwise, they will get permanently deformed. ठीक है, जो metallic parts है machinery के, they are never subjected to stress beyond elastic limit. Okay, otherwise they will get permanently deformed. Now, the crane which is used to lift and move the heavy load is provided with thick and strong metallic ropes to which the load to be lifted is attached. So देखो क्या है कि अगर इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन देखोगे, पहला तो ये है कि भाई मेटलिक पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अदरवाइज दे विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म. तो इसीलिए उनके इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम उसमें कोई भी स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं. दूसरा, द क्रेन विच इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव द हेवी लोड is provided with thick and strong metallic ropes to which the load to be lifted is attached. The rope is pulled by using pulleys and motor. The thickness of the metallic rope used in the crane in order to lift a given load is decided from the knowledge of elastic limit of the material of the rope and the factor of safety. तो बेसिकली जो हम लोग, तुम देखे होगे, जो क्रेन्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, राइट, जो क्रेन्स वगैरह यूज करते हैं, इसके आगे जो एक ऐसे हुक जैसा लगा हुआ रहता है, तो ये बेसिकली इसमें वायर्स होते हैं, रन करते हैं, जो कि इन हुक को नीचे लेके जाता है, और उसके बाद उसको पुली सिस्टम लगा हुआ होता है जिससे उसको ऊपर खींचता है. ठीक है, तो ये जो हम लोग कितने लोड तक के लिए इसको यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका थिकनेस ऑफ रोप कितना होगा. ठीक है, जो मेटलिक रोप है उसका क्या थिकनेस होगा, तो वो भी उसके इलास्टिक लिमिट से हम लोग डिसाइड करते हैं. Elastic limit of the material which is being used to make the rope. The bridges are designed in such a way that they do not bend much or break under load of heavy traffic force of force of strongly blowing wind लिख लेना. Force of strongly blowing wind and its own weight. So the bridges are designed in such a way that they do not bend much or break under the load of heavy traffic force of strongly blowing wind and its own weight. तो ये जो सारा चीज है, ये इस तरह से हम लोग ब्रिज को डिजाइन करते हैं कि इन सब के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उससे ये ज्यादा बेंड नहीं करे, दे डू नॉट बेंड मच. Now, in order to have a smaller depression delta, तो ये जो रोड में स्मॉलर डिप्रेशन डेल्टा अगर होना है, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर ए गिवन लोड I should be small, ठीक है, Y should be large
B should be large. तो ये जो सारी चीजें हैं, the most, तो Young's modulus should be large, है ना, और D should be large. जो the most effective method to reduce depression, खैर ये सब रहने दो, you leave this, okay, this is not required, इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे. So we'll leave this portion. Now maximum height of a mountain on earth can be estimated from the elastic behavior of earth. So earth का जो material जिससे बना हुआ है earth crust, उस पे maximum height mountain का क्या हो सकता है, that can also be estimated using elastic behavior of earth. And next application of elasticity is a hollow shaft is found to be stronger than a solid shaft made of same equal material. तो कोई अगर shaft है, ठीक है, वो अगर hollow है तो that is found to be stronger as compared to that made of the same solid shaft made of same equal material. तो उतने ही material से अगर solid shaft बना है, उससे ज़्यादा stronger हमारा hollow shaft होता है. That is again, found out by elasticity. Now elastic potential energy in a stressed wire. So यहाँ पे बस हम लोग, because ये CBSE के syllabus में नहीं है, we are just going to learn कि क्या formula होता है. तो stressed wire का जो elastic potential energy है, उसको हम लोग लिखते हैं half into stress into strain, ठीक है. So elastic potential total, अगर elastic potential energy निकालना होगा, so this is half into stress into strain into volume of wire. तो अगर हम लोग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इसको. U बाय कैपिटल V इज स्मॉल u क्या हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेस अपॉन, अब देखो यंग्स मॉड्यूलस क्या है, यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस को यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन कर देंगे तो निकल जाएगा. तो स्ट्रेस को हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया यहाँ पे. देखो यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिए, तो स्ट्रेस के जगह हम इसको लिख सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन. सो हाफ ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हो गया. ठीक है, सो दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर है? यस सर. यस सर. इसके बाद पॉइजन्स रेशियो एक होता है. पॉइजन्स रेशियो इज व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ अ सस्पेंडेड वायर ऑफ लेंथ L and radius R, then its length increases by dl but its radius decreases by dr. तो एक लेट्स से वायर है, ठीक है, इस पे हम लोगों ने एक फोर्स लगाया है, उसके वजह से लेट्स से इसका जो लेंथ है ये डेल्टा एल से इंक्रीज कर गया, dl से इंक्रीज कर गया, और इसका जो रेडियस है, बिकॉज ये लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करेगा, रेडियस dr से डिक्रीज कर गया. लेंथ dl से इंक्रीज किया, रेडियस dr से डिक्रीज कर गया. नाउ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फोर्स. तो इसकी वजह से दो स्ट्रेन, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है लेंथ के इंक्रीज करने से, लैटरल स्ट्रेन है जो कि रेडियस के डिक्रीज करने की वजह से. सो Poisson's ratio sigma is defined as lateral strain divided by longitudinal strain. Lateral strain is minus delta R by R, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा, नेगेटिव साइन बता रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, माइनस डेल्टा R बाय R डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L. तो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो हो गया. लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब रेडियस जिस रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया. लैटरल स्ट्रेन लेंथ उसका जिससे इंक्रीज कर रहा है. Now here negative sign shows that if the length increases then the radius of the wire decreases. Poisson's ratio is a unitless and dimensionless quantity. Ratio है ना, और सेम दोनों स्ट्रेन का ही रेशियो दे रहा है, स्ट्रेन का रेशियो दे रहा है, इसीलिए ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी. Relation between y, b, g and sigma
तो अगर हम लोग को यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में रिलेशन निकालना है, सिग्मा मतलब पॉइजन्स रेशियो, तो पहला y इज इक्वल टू 3 टाइम्स b इंटू 1 - 2 सिग्मा, y is equal to 2g into 1 plus sigma. Sigma is 3b minus 2g by 2g plus 6b. And 9 by y is 1 by b plus 3 by b. So this is the relation between Young's modulus, bulk modulus, shear modulus and Poisson's ratio. Clear है? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स. पहला क्वेश्चन है, a wire of length 3 meter has percentage strain of 0.015% under a tensile force. तो लेंथ L इज इक्वल टू 3 मीटर. अब यहाँ पे डेल्टा L बाय L इंटू 100 इज इक्वल टू 0.015. सो इससे डेल्टा L इज 0.015 डिवाइडेड बाय 100 इंटू L. 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 0.015 into 3 divided by 100. So 15 3s are 45. 4.5 into 10 to the power minus of 4 हो गया delta L. So this is 0.45 millimeter. This is the value of it. Determine the extension in the wire extension. Clear है बच्चों? Yes, sir. Second कह रहा है calculate the percentage increase in length of a wire of diameter 1 mm. So radius is equal to half mm, 0.5 mm. Percentage increase in length of a wire, this stressed by a force of half kilogram weight. F is equal to 0.5 kg weight. Young's modulus of elasticity Y is 12 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. So हाफ के जी वेट को पहले न्यूटन में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डाइन्स में कन्वर्ट कर लो. ग्राम वेट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे 0.5 इंटू 1000 और डाइन्स में कन्वर्ट करना 980 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 0.5 इंटू 1000 इंटू 980. अब ये हमारा F का वैल्यू हो गया, Y का वैल्यू पता चल गया. अब Young's modulus Y is equal to F by A divided by delta L by L. परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर निकालने बोल रहा है. सो यहाँ पे एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे. डेल्टा एल बाय एल को उस तरफ लेके चले जाओ तो डेल्टा एल बाय एल is equal to F by A into Y. F का वैल्यू है 0.5 इंटू 1000 इंटू 980 डिवाइडेड बाय A इंटू Y है. एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, y हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर 11.
So, अब हम लोग इस पे हम लोग को निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कर देंगे. सो ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 0.5 इंटू 9.8 इंटू 10 to the power 2 to 4 और 3 7 10 to the power 7 हो गया divided by pi r square means 3.14. Radius is 0.5 10 to the power minus 3. जो सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं क्योंकि डाइन वाला है. सो 0.05 का होल स्क्वायर इंटू 12 into 10 to the power 11. So this is equal to, कैलकुलेट कर लेते हैं 0.5 into 9.8 divided by 3.14 into 0.055 into 12. 52. 10 to the power 7 divided by 52 into 10 to the power 11. This is 10 to the power minus 4 by 52 हो गया. गलत तो नहीं किया. अच्छा ये पूरा ही आ गया, सॉरी. So 52 into 10 to the power minus 4. So this is 0.0052%. ये आ गया. So this is your percentage strain delta. Calculate the percentage increase in length जो बोला था delta L by L into 100. This is the percentage increase in length. That is 0.0052%. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Next question है, structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter. तो एक steel rod है, इसका radius 10 mm है. So R is equal to 10 millimeter या 1 centimeter कर लो. Length of 1 तो मतलब 0.01 meter. Length L is equal to 1 meter. 100 kilonewton force stretches F is equal to 100 और उसके बाद 3 और 100 kilonewton force stretches it along its length. Calculate the stress. तो stress निकालना होगा तो this is equal to F by A. So force है हमारा 1 into 10 to the power 5 divided by area 3.14 into 0.01 का होल स्क्वायर. So this is 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर 10 to the power minus 4 ऊपर के 10 to the power 10 by 3.1. So this is 3.18.
into 10 to the power 8. So 3.18 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेस हो गया. बी पार्ट में इलोंगेशन निकालने बोला डेल्टा एल. ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है. सो बी पार्ट यंग्स मॉड्यूलस y is equal to f by a अपॉन डेल्टा एल बाय एल. f by a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं. y का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 हो गया. f by a का वैल्यू 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8. डेल्टा एल बाय एल, एल का वैल्यू 1 है. सो इससे डेल्टा एल इज इक्वल टू 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 2 इंटू 10 टू द पावर 11. ठीक है, 3.18 डिवाइडेड बाय 2 1.59 हो गया इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 11 माइनस 3 हो गया. सो 1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मतलब 1.59 मिलीमीटर हो गया यहाँ पे इलोंगेशन. उसके बाद कह रहा है परसेंटेज स्ट्रेन ऑन द रॉड. डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 करना है. सो ये हो जाएगा 0.159%. ठीक है, इसको 1 से डिवाइड कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो मीटर में कन्वर्ट करके. ठीक है, इस चीज को 1 से डिवाइड कर दो L से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, hollow cylindrical column of steel supports a load of 20,000 kg. The inner and the outer radii of the column are 50 centimeter and 60 centimeter. तो hollow cylindrical column है. Supports a load of 20,000 kg. तो जो फोर्स लग रहा है 20,000 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो हैंडल कर रहा है. इनर एंड आउटर रेडियाई, अंदर का रेडियस R1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस R2 is 60 centimeter. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of the column. तो इस फोर्स की वजह से जो इसका लेंथ में जो डिक्रीज होगा डेल्टा एल, कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना ऑफ द कॉलम. Given Young's modulus of steel is this much, so stress upon strain Y is equal to del stress F upon A divided by delta L by N. Area of cross section निकालोगे, so this is pi times R2 square minus R1 square. ये हमारा area of cross section निकल जाएगा. So this is pi into R2 square means 0.6 square minus 0.5 square. So this is 0.6 square. Zero 0.11. So 0.11 pi हो गया एरिया. अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. यंग्स मॉड्यूलस का 2 इंटू 10 टू द पावर 11, F बाय A, so 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.11 pi.
into divided by delta L by L or into L by delta L. हम लोग को स्ट्रेन निकालना है तो इसको यहीं पे डेल्टा एल बाय एल कर लो, डेल्टा एल बाय एल को दूसरी तरफ लेके चले जाओ. सो डेल्टा एल बाय एल is 2 into 10 to the power 5, 0.11 into 0.11 into pi into 2 into 10 to the power 11. 2 कट गया, 10 to the power -6 हो गया. So this is 10 to the power -6 divided by, so 1 divided by 0.11. So this is 2.89 into 10 to the power -6. This is compressional strain. Clear है बच्चों? Yes, sir. जी कंफ्यूज करने के लिए दिया था. क्या चीज? जी की वैल्यू. यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के लिए हमें मास दे रखा था यहाँ पे. एफ जो वेट था वो mg हम लोगों ने निकाला. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now two wires A and B of length L, रेडियस R. तो ये वाला जो वायर है इसका लेंथ L है, रेडियस R है, एंड लेंथ 2L एंड रेडियस 2R. दूसरे वाले का लेंथ 2L है और रेडियस 2R. हैव सेम यंग्स मॉडुलस Y. दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है, Y और ये भी Y. आर हंग विद अ वेट mg. इसके नीचे हम लोगों ने एक वेट mg अटैच कर दिया. व्हाट इज द नेट इलोंगेशन इन द टू वायर्स? हम लोग को नेट इलोंगेशन निकालना है. डेल्टा L1 निकाल लो, डेल्टा L2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो हम लोग का नेट इलोंगेशन निकल जाएगा. पहले केस में यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू f बाय a. तो f जो है, देखो यहाँ पे भी जो पुलिंग नेट पुलिंग फोर्स तो mg ही है ना, तो ना यहाँ पे इन लोग का वेट तो कुछ दे नहीं रखा है वायर्स का, तो हम लोग नेग्लिजिबल ही मानते हैं. तो उस केस में जो पुलिंग फोर्स है, यहाँ पे भी सेम पुलिंग फोर्स होगा, यहाँ पे भी पुलिंग फोर्स सेम होगा, दोनों में वेट mg ही होगा, मतलब फोर्स mg ही होगा. तो यंग्स मॉडुलस जो हम f बाय a डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में अगर हम बात करते हैं, f है हमारा mg बाय एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर कर लो, डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L. सो डेल्टा L1 बाय L कर लेते हैं. तो इससे दिस इज इक्वल टू mg बाय पाई r1 स्क्वायर into L by delta L1. So delta L1 is equal to mgL by pi r1 square into y. फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा है डेल्टा L2 is equal to
mg by pi r2 स्क्वायर, ठीक है, R2 क्या है, 2R है, इंटू L बाय डेल्टा L2। अब वैल्यूज मतलब सॉरी 2L हो गया यहाँ पे, और R2 के जगह यहाँ पे 2R रख लो, ये R स्क्वायर ही है, यहाँ पे पाई इंटू 2R का स्क्वायर कर। सो दिस इज व्हाट mg 2mg into L divided by 4 pi R square delta L2। 2 और 2 कट गया, so this will give you delta L2 is equal to, sorry ये y था, so delta L2 is equal to mgl divided by 2 pi R square y, ठीक है। so अब दोनों को ऐड कर देंगे, नेट इलोंगेशन डेल्टा एल इज डेल्टा L1 प्लस ऑफ डेल्टा L2। डेल्टा L1 का हमारा वैल्यू है mgl बाय पाई आर स्क्वायर वाई प्लस mgl बाय 2 पाई आर स्क्वायर वाई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 mgl by pi r square y। So 3/2 mgl by pi r square y। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. So a composite wire of uniform diameter 3 mm consists of a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter। तो composite wire of uniform diameter 3 mm है, इसमें अलग अलग लेंथ है। स्टील वायर जो है 1.6 मीटर का है और ये 2.2 मीटर का कॉपर वायर है। सो इसका जो रेडियस होगा 1.5 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका लेंथ L1 जो है, या लेंथ ऑफ कॉपर वायर LCU लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 2.2 मीटर, और उसके बाद यूनिफॉर्म डायमीटर है, मतलब विड्थ पूरे दोनों का सेम है। लेंथ ऑफ स्टील वायर is equal to 1.6 meters, stretches under a load by 0.7 mm। तो टोटल जो स्ट्रेच है डेल्टा एल, नेट डेल्टा एल 0.7 mm है। कैलकुलेट द लोड गिवन दैट,
तो यहाँ पे कितना लोड हम लोग लटका रहे हैं वो निकालें, एफ निकालें. Calculate the load given that the Young's modulus for copper is y copper अलग से दे रखा है और स्टील का यंग्स मॉडुलस अलग से दे रखा है. तो देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू, ये जो फोर्स है स्ट्रेच कर रहा है इसको, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा. सो एफ बाय ए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल किसका, कॉपर का, डिवाइडेड बाय एल कॉपर. और उसी तरह यंग्स मॉडुलस y स्टील इज इक्वल टू, स्ट्रेस इसमें भी f बाय पाई आर स्क्वायर ही होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल स्टील बाय एल स्टील. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो. ठीक है, अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो y cu अपॉन y स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज f बाय पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, डेल्टा एल स्टील बाय एल स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल कॉपर बाय एल कॉपर. सो अब हम लोग को दोनों के इसका रिलेशन निकल जाएगा, y कॉपर बाय y स्टील निकालते हैं तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू डेल्टा एल कॉपर बाय, सॉरी डेल्टा एल स्टील डिवाइडेड बाय एल स्टील दे रखा है 1.6, तो डिवाइड इनटू एल कॉपर है हमारा 2.2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल कॉपर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 इंटू 1.6 इंटू डेल्टा एल कॉपर इज 2.2 इंटू 2 इंटू डेल्टा एल स्टील. So 1.6 into 1.1 1.76 हो जाएगा. डेल्टा एल कॉपर is 4.4 डेल्टा एल स्टील. So delta L copper upon delta L steel is equal to 4.4 by 1.76. ये इनका रिलेशन निकलना, ठीक है. So 4.4 divided by 1.76 करते हैं 2.5 हो जाएगा. So that means delta L copper is equal to 2.5 times delta L of steel. अब हम लोग टोटल ये डेल्टा एल हम लोग को दे रखा है
तुम क्या करो, डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू 0.7 mm, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग यूज कर लेंगे 2.5 प्लस 1 3.5 डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू 0.7 mm, और डेल्टा एल स्टील का हो जाएगा 0.7 बाय 3.5 mm. So this is 0.7 divided by 3.5, 0.2 हो गया, 0.2 mm इसका हो गया, तो डेल्टा एल कॉपर का 0.5 mm हो गया। ये स्ट्रेच अब जब पता चल गया कि कितना कॉपर में और कितना स्टील में स्ट्रेच किया है, हम लोग लोड निकालना है, दैट इज एफ का वैल्यू निकालना है, राइट। तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोई सभी इसमें, और वैल्यू निकाल लेंगे हम। आ रहा है समझ में? Yes, sir. मतलब वापस किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट फर्स्ट वाले या सेकंड वाले में, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ। बेसिकली सॉल्व करोगे तो एफ का वैल्यू आपको आ जाएगा। सो एज आई टोल्ड यू, अभी तो तुम लोग को मैंने भेजा भी था, नीट वालों को आज एक रोटेशन का डीपीपी भेजा था मैंने, नीट वाले बच्चों को मिल गया ना तुम लोग को? Yes, sir. तो आई विल बी सेंडिंग अभी जो चारों चैप्टर जो बाद में किया है हम लोग ने रोटेशन तक, वर्क एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, तो इन सब पे हम एक एक डीपीपी भेजेंगे। खूब प्रैक्टिस करो अभी 10-12 दिन में। बेसिकली पर्पस क्या होता है किसी भी टेस्ट का? पर्पस ये होता है कि जितना पढ़े